हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नीट एग्जाम क्रैक। तो आप सभी कैसे हो? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 12th की फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की वीडियो। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। आप लोग काफ़ी दिनों से डिमांड कर रहे थे कि क्लास 12th के लेक्चर्स शुरू करिए। अब आपका जो वेट था वो ओवर हो चुका है। अब आपको रेगुलर क्लास 12th के जो लेक्चर है वो मेरे चैनल पे मिला करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th को वो कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर से। तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि जो एनसीईआरटी में कुछ डेफिनेशंस दे रखी हैं लाइफ स्पैन वगैरह के बारे में, वो क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्ट इज लाइफ स्पैन। सो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में लाइफ स्पैन की डेफिनेशन दे रखी है कि लाइफ स्पैन इज द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, राइट। सो क्या डेफिनेशन है एनसीईआरटी में? द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू natural death of an organism. ओके, सो लाइफ स्पैन क्या होती है? इट इज अ पीरियड फ्रॉम बर्थ से नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड है उसको लाइफ स्पैन बोला जाता है। इसके अंदर जो एक्सीडेंटल डेथ है वो इंक्लूड नहीं होती है। से फॉर एग्जांपल किसी की एक्सीडेंट की वजह से अगर डेथ हो जाती है या कुछ एक्सीडेंटली कुछ मिसहैप हो जाता है तो उससे होने वाली डेथ को हम लोग लाइफ स्पैन में कंसीडर नहीं करते हैं बेटा, ठीक है। तो नेचुरल डेथ होनी चाहिए। नेचुरल डेथ इन द सेंस कि बॉडी धीरे धीरे वीक हुई है, बॉडी में धीरे धीरे डिटीरियोरेशन हुआ है एंड आफ्टर दैट द ऑर्गेनिज्म हैज़ डाइड। तो ये चीज़ अगर होगी, धीरे धीरे उसका मेटाबॉलिज्म वीक होगा, एनाबॉलिज्म स्लो होगा, कैटाबॉलिज्म बढ़ेगा, तो उसकी वजह से होने वाली जो डिटीरियोरेशन है दैट इज कॉल्ड एज नेचुरल डेथ, ठीक है। नेक्स्ट इज कि जो लाइफ स्पैन है उसके कुछ फीचर्स होते हैं। सो ये फीचर्स एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। सबसे पहला जो फीचर है वो क्या है, तो हम नेक्स्ट देख लेते हैं फीचर्स ऑफ लाइफ स्पैन। देखो इसमें सबसे पहला फीचर ये आता है कि लाइफ स्पैन जो है इट इज़ अ स्पेसिफिक ट्रेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये हम सबका एक स्पेसिफिक ट्रेट है, ये हम सबका एक स्पेसिफिक फीचर है, ठीक है। हमारी जो लाइफ स्पैन है ना वो हम सबका एक स्पेसिफिक फीचर है। जैसे आपका आई कलर होता है, आपका स्किन कलर होता है, उसी तरह से हमारी लाइफ स्पैन भी हमारा एक स्पेसिफिक ट्रेट और फीचर होता है, राइट। सो इट इज़ अ स्पेसिफिक ट्रेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, trait of an organism. सेकेंड इज जो लाइफ स्पैन होती है दैट वेरीज फ्रॉम फ्यू डेज टू सेवरल थाउजेंड ईयर्स, टू सेवरल थाउजेंड ईयर्स, ठीक है। लाइफ स्पैन कब कहाँ से कहाँ वेरी करती है? कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनकी लाइफ स्पैन फ्यू डेज की है और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं हमारे अर्थ पर जिनकी लाइफ स्पैन सेवरल थाउजेंड ईयर्स तक की होती है, राइट। सो ये कोई स्पेसिफिक नहीं है कि ऑल इंडिविजुअल विल हैव सेम लाइफ स्पैन, सेम ड्यूरेशन ऑफ लाइफ स्पैन। इट इज़ नॉट मैंडेटरी। नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट लाइफ स्पैन हैज नो कोरिलेशन विद द साइज और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, राइट। सो इट हैज नो कोरिलेशन with the size and complexity of an organism. ओके, सो किस किस चीज़ से कोई कोरिलेशन नहीं है? ना तो साइज से और ना ही कॉम्प्लेक्सिटी से, ठीक है। इट हैज़ नो कोरिलेशन विद द साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, राइट। फॉर एग्जाम्पल भी दिया है एनसीईआरटी में। फॉर एग्जाम्पल जो क्रो है उसकी जो साइज़ होती है दैट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू द साइज़ ऑफ पैरट, है ना। दोनों की साइज़ लगभग सेम होती है।
क्रो हैज़ इट्स साइज ऑलमोस्ट इक्वल टू द साइज ऑफ पैरट, बट जो क्रो है उसकी लाइफ स्पैन होती है 15 ईयर्स की, और जो पैरट है उसकी लाइफ स्पैन होती है 140 ईयर्स. इट इज़ गिवन इन योर NCERT. ठीक है, दे आर ऑलमोस्ट इक्वल इन साइज बट दे हैव अ वेरी बिग डिफरेंस इन देयर लाइफ स्पैन. सिमिलरली जो मैंगो ट्री है उसकी भी साइज ऑलमोस्ट इक्वल होती है किससे? पीपल ट्री से. मैंगो ट्री और पीपल ट्री जो है दे आर ऑलमोस्ट इक्वल इन साइज, बट जो मैंगो ट्री है उसकी लाइफ स्पैन कितनी होती है बेटा? 200 ईयर्स. ओके, बट द पीपल ट्री हैज़ लाइफ स्पैन ऑफ 2500 ईयर्स. अंडरस्टूड? तो ये ज़रूरी नहीं है कि जिसकी साइज़ छोटी है उसकी लाइफ स्पैन भी कम होगी, जिसकी साइज़ बड़ी है उसकी लाइफ स्पैन ज़्यादा होगी. लाइफ स्पैन हैज़ नो कोरिलेशन विद द साइज़ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी. मीन्स अगर ऑर्गेनिज्म की बॉडी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो उसकी लाइफ स्पैन ज़्यादा होगी, इस तरह का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है. लाइफ स्पैन जो होती है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती है विद साइज़ एंड कॉम्प्लेक्सिटी. ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स हैं लाइफ स्पैन के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, NCERT में दिए हुए हैं सारे, और ये नीट में भी पूछे जाते हैं. ठीक है, तो इनको आप बहुत अच्छे से रिवाइज करना. नेक्स्ट हम देखते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ स्पैन होती है उसमें कौन कौन से स्टेजेस होते हैं. जैसे हमने बोला लाइफ स्पैन इज़ अ पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. तो एक ऑर्गेनिज्म की बर्थ होने के बाद उसमें कौन कौन से फेजेस आएंगे और फिर कैसे फाइनली जाकर डेथ होगी. तो नेक्स्ट हेडिंग इज phases of lifespan. Phases of lifespan. तो जनरली जो मोस्ट ऑफ द केसेस में किसी भी ऑर्गेनिज्म की आप लाइफ स्पैन में देखेंगे तो जनरली 4 स्टेजेस होते हैं. ठीक है, जनरली हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर इन लाइफ स्पैन? 4 स्टेजेस. द फर्स्ट स्टेज इज जुवेनाइल फेज. जुवेनाइल फेज. ओके, जुवेनाइल फेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ठीक है, इस वाले फेज में क्या होता है, चाहे कोई प्लांट हो चाहे एनिमल हो, वो क्या करता है? सिर्फ ग्रोथ करता है. ठीक है, ग्रोथ के साथ साथ वो क्या करता है? मैच्योर हो जाता है, सेक्स ऑर्गन्स की डेवलपमेंट हो जाती है. बट हाँ, एक चीज़ आपको याद रखनी है, सेक्स ऑर्गन्स फंक्शनल नहीं होते. यहाँ पे सेक्स ऑर्गन काम नहीं करते हैं. इट इज़ अ फेज इन विच ग्रोथ विल अकर, और वेजिटेटिव ग्रोथ होती है एंड सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट वगैरह हो जाता है. बट सेक्स ऑर्गन मैच्योर होते हैं नेक्स्ट स्टेज में, दैट इज़ रिप्रोडक्टिव स्टेज. ठीक है, सो यहाँ पर देखिए आप, इट इज़ द पीरियड ऑफ ग्रोथ. इट इज़ ए period of growth in an individual after its birth. आफ्टर इट्स बर्थ. ठीक है, उसकी बर्थ के बाद जो भी वो ग्रोथ करता है वो कौन से फेज का में आती है? जुवेनाइल फेज में. ठीक है, एंड बिफोर इट, और ये कहाँ तक चलता है? एंड बिफोर it reaches to reproductive maturity. Reproductive maturity. ओके, सो बेसिकली जुवेनाइल फेज कौन सा फेज होता है? जुवेनाइल फेज वो फेज होता है जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या कर रहा है? अपनी ग्रोथ के बाद, अपने बर्थ के बाद वो ग्रोथ कर रहा है, और ग्रोथ कर रहा है और साथ साथ वो रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी से पहले तक का फेज. ठीक है, रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी के बाद वाला नहीं, बिफोर रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी वाला. राइट. सेकेंड फेज जो होता है दैट इज मेच्योरिटी फेज. Second phase is maturity phase in which the organism begin to reproduce. Organism becomes reproductively mature and it begins to reproduce. Right? So it is a stage. ये क्या आएगा? बिफोर रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी से पहले पहले वाला सारा जुवेनाइल था, एंड आफ्टर रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी या एट रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी वाला कौन सा होता है? जिसको हम मेच्योरिटी बोलते हैं. ठीक है, इन दिस फेज द ऑर्गेनिज्म बिगिन टू रिप्रोड्यूस. इन दिस फेज the organism begin to reproduce. ठीक है, रिप्रोड्यूस करने लग जाता है वो. राइट, मतलब
इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग गेमीट्स वगैरह बनेंगे, सेक्स ऑर्गन्स डेवलप हो चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं, और फिर आगे वो फर्टिलाइजेशन और रिप्रोड्यूस करने के लिए केपेबल हो चुका है। ठीक है, आफ्टर रिप्रोडक्टिव फेज आता है एजिंग और सेनेसेंस। इसके बाद क्या आएगा, एजिंग, और प्लांट में इसको बोलते हैं सेनेसेंस। ठीक है, प्लांट में हम लोग एजिंग टर्म यूज नहीं करते, एजिंग टर्म इज यूज्ड इन केस ऑफ एनिमल्स, एंड प्लांट्स में इट इज कॉल्ड एज सेनेसेंस, और एजिंग होता है एनिमल्स में। ठीक है, एनिमल्स में कभी भी सेनेसेंस टर्म यूज नहीं करा जाता। ठीक है, बट अगर आपको ऑप्शन में कोई मिले ही ना, आपको क्वेश्चन आए और नीट में कोई ऑप्शन ही नहीं है इस तरह का, एनिमल का पूछा है और उसमें सेनेसेंस ऑप्शन दे रखा है, एजिंग ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर आप उसमें कर सकते हो इसको। ठीक है, बट जनरली दीज टर्म्स आर नॉट यूज्ड इन वाइसा वर्सा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होता है, एजिंग और सेनेसेंस वाले फेज में क्या है, बॉडी धीरे धीरे प्रोग्रेसिव डिटीरियोरेशन में जाती है, वीकनेस होने लग जाती है, सेल्स डैमेज होने लग जाते हैं। ठीक है, तो इसको एजिंग बोलते हैं हम लोग। फेज in which organism's body progressively organism's body यहाँ पे लिखेंगे undergo progressively और progressive deterioration। ठीक है, इसको प्रोग्रेसिव कर लेना, ली हटा दीजिए। सो फेज इन विच ऑर्गेनिजम्स बॉडी अंडरगो प्रोग्रेसिव डिटीरियोरेशन, धीरे धीरे बॉडी वीक होना स्टार्ट हो जाती है, सेल्स डैमेज होने लग जाते हैं, रेट ऑफ कैटाबॉलिज्म बढ़ जाता है एंड एनाबॉलिज्म डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, कैटाबॉलिज्म का रेट बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू एनाबॉलिज्म, विच मीन्स न्यू थिंग्स स्टॉप प्रोड्यूसिंग, एंड जो पहले से बनी हुई है उनका भी कैटाबॉलिज्म ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, सो ये चीज़ें होती है। एंड फाइनली जो फोर्थ स्टेज होता है दैट इज डेथ। ठीक है, फोर्थ स्टेज कौन सा है, डेथ। सो इस फेज में क्या होता है, परमानेंट सीजेशन, मतलब परमानेंट सीज लग जाता है, परमानेंट स्टॉपेज ऑफ वाइटल एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, परमानेंट सीजेशन और स्टॉपेज ऑफ vital activities of an organism। ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो भी वाइटल एक्टिविटीज़ हैं होने वाली, वो सारी की सारी स्टॉप हो जाती हैं, सीज हो जाती है। दिस फेज इज नोन एज डेथ फेज। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है बेटा, सबसे पहले है जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज को आप सिंपल टर्म्स में बोल सकते हो, इट इज़ अ फेज इन विच ग्रोथ विल अकर। क्या होगा इस फेज में, ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ। ठीक है, और ये कब तक, कौन सी ग्रोथ, वेजिटेटिव ग्रोथ। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको, वेजिटेटिव ग्रोथ, और आप बोल सकते हो प्री रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, मतलब रिप्रोडक्टिव से पहले वाली। मैच्योरिटी में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म विल बिकम रिप्रोडक्टिवली मैच्योर, सेक्स ऑर्गन्स वगैरह बन जाते हैं, रिप्रोडक्शन करने के लिए वो केपेबल हो जाता है। ठीक है, एजिंग और सेनेसेंस में सिंपल सी चीज़ होती है, बॉडी में डिटीरियोरेशन और वीकनेस आना शुरू होता है, डैमेज होना शुरू हो जाता है, एंड एजिंग विल फाइनली लीड टू डेथ। ठीक है, तो एक लाइन पूछी जाती है बहुत बार पेपर में, सेनेसेंस और एजिंग विल लीड टू, किस चीज़ को, एजिंग और सेनेसेंस विल लीड टू, फाइनली क्या होता है उससे, विल लीड्स टू डेथ। ठीक है, तो एजिंग और सेनेसेंस के बाद फाइनल जो स्टेज है दैट इज डेथ का ही होता है। ओके बेटा, अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से आपके एनसीईआरटी में ऑर्गेनिजम्स दिए हैं, उनकी लाइफ स्पैन क्या क्या है। ठीक है, एनसीईआरटी में जितने भी ऑर्गेनिज्म दिए हैं आपके फर्स्ट पेज पे, आप सिर्फ उनकी लाइफ स्पैन याद रखिए, इधर उधर के ऑर्गेनिजम्स की लाइफ स्पैन याद करने का कोई फ़ायदा नहीं है, नीट में वो नहीं आता है बेटा। ठीक है, तो जो एनसीईआरटी में है वही हम लोग पढ़ लेते हैं। सो दिस इज़ योर 12th एनसीईआरटी। इसके अंदर आपको सबसे पहले एलिफेंट दिया हुआ है। आई होप आप लोग को जो मैंने यहाँ पे ईयर्स लिखे हैं वो दिख रहे हैं। ठीक है, अगर वो नहीं दिख रहे हैं तो मैं फिर भी साइड में ईयर्स लिखती जाती हूँ जो लाइफ स्पैन लिखी हुई है एलिफेंट, और आप इसको एनसीईआरटी में अपनी फिलअप कर लेना पेंसिल से। ठीक है, और यही आप डेटा याद रखना, ये बहुत काम आएगा आपको आगे। सो एलिफेंट की जो लाइफ स्पैन होती है, सबसे पहले देखो एनसीईआरटी में एलिफेंट दिया है, एलिफेंट की लाइफ स्पैन है 60 to 90 ईयर्स। ठीक है, कितनी होती है, 60 to 90 ईयर्स की लाइफ स्पैन होती है। नेक्स्ट हम आते हैं रोज़ पे। तो रोज़ इज़ अ प्लांट, इट हैज़ लाइफ स्पैन ऑफ 5 to 7 ईयर्स। ठीक है,
तो अगर आपको ऑप्शन में 5 to 7 मिलता है 5 करिए, ठीक है। अगर आपको मोर देन 5 मिलता है मोर देन 5 कर दीजिए, लेस देन 10 मिलता है लेस देन 10, इस तरह से आप कर सकते हो। अदरवाइज तो यही डेटा पूछा जाता है जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इज डॉग। सो जो डॉग है उसकी लाइफ स्पैन होती है 25 to 30 ईयर्स, ठीक है। ये आप डेटा याद रख सकते हैं। अदरवाइज ऑप्शन में 20 to 30 भी मिल जाता है कई बार, ठीक है। तो आप कोई भी डेटा याद रख सकते हैं, बट आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट 25 to 30 ईयर्स करना है। देन बटरफ्लाई की आपको एनसीईआरटी में ऑलरेडी गिवन है, दैट इज़ 1 to 2 वीक्स, ओके। अगर डेज में आए तो आप उसे डेज में भी कर सकते हैं, दैट इज़ 7 to 14 डेज। क्रो की लाइफ स्पैन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज़ 15 ईयर्स होती है, ठीक है। इट इज़ गिवन इन एनसीईआरटी। नेक्स्ट इज़ बनाना ट्री। सो बनाना ट्री की जो लाइफ स्पैन है दैट इज़ 25 ईयर्स, ओके। सो बनाना ट्री जो है बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं होता है, अच्छी खासी लाइफ स्पैन है, 25 साल की लाइफ स्पैन होती है उसकी। काऊ की जो लाइफ स्पैन है दैट इज़ 20 to 25 ईयर्स, ठीक है। कितनी होती है? 20 to 25 ईयर्स। पैरट की जो लाइफ स्पैन है दैट इज़ 140 ईयर, ये एनसीईआरटी में गिवन है। नेक्स्ट इज़ क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल की जो लाइफ स्पैन है 60 ईयर्स की है। हॉर्स जो है, नेक्स्ट हॉर्स इज़ अगेन 60 ईयर्स, ठीक है। फ्रूट फ्लाई की अगर हम बात करें, सो फ्रूट फ्लाई की जो लाइफ स्पैन होती है दैट इज़ 2 वीक्स। कितनी होती है? 2 वीक्स। सो 1 to 2 वीक्स भी लिखा होता है कहीं पर, बट द अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस इज़ 2 वीक्स, ठीक है। राइस प्लांट जो है दिस इज़ 3 to 4 मंथ्स, शॉर्ट लाइफ स्पैन है इनकी, 3 to 4 मंथ्स की होती है, राइट। टॉर्टोइस की इट इज़ गिवन इन एनसीईआरटी 100 to 150 ईयर्स। एंड नेक्स्ट इज़ बैनियन ट्री। सो बैनियन ट्री की वैसे तो 200 होती है, बट आप लिख सकते हो बैनियन 200 to 300 ईयर्स, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइफ स्पैन है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की जो कि एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। ये डेटा आपको ज़रूर याद रखना है बेटा। आप कुछ एडिशनल ज़रूर पढ़ सकते हैं, जैसे मैंने आपको मैंगो का बताया, मैंगो यहाँ पे नहीं था, है ना। पीपल का मैंने आपको बता दिया एडिशनल। जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर भी अगर आप चाहते हो कुछ एडिशनल पढ़ना है तो आप वो पढ़ सकते हैं बेटा, बट पहले एनसीईआरटी के पॉइंट ज़रूर कवर कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट एनसीईआरटी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है that whatever be the lifespan of an individual, death is for sure, ठीक है, which means no individual is living forever, right। तो एनसीईआरटी की लाइन क्या है? whatever be the lifespan the death of an individual, the death of an individual is for sure, is for sure मतलब डेथ होती ही होती है, ठीक है। which means no individual is immortal। immortal का मतलब क्या है? living forever, अमर जिसको बोलते हैं। कोई भी ऐसा इंडिविजुअल नहीं है जो हमेशा लिविंग रहे, हमेशा सरवाइव करता रहे, विच इज़ इमोर्टल, ठीक है। तो ये लाइन एनसीईआरटी के अंदर है कि कुछ भी लाइफ स्पैन हो, वेदर इट इज़ 2500 ईयर्स, वेदर इट इज़ 5 ईयर्स, वेदर इट इज़ 5 वीक्स, वेदर इट इज़ 1 वीक, डेथ होती ही होती है, ठीक है। और नो, विच मीन्स नो इंडिविजुअल इज़ इमोर्टल, कोई भी इंडिविजुअल इमोर्टल नहीं है। इसकी एक एक्सेप्शन है, यहाँ पर एक एक्सेप्शन है इसका, दैट इज सिंगल सेल्ड और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, जो भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक अमीबा, वो इमोर्टल होते हैं, ठीक है। उनमें डेथ नहीं होती, उनमें कोई किसी तरह का डिटीरियोरेशन नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? वाई सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो आपके इमोर्टल है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम समझ लेते हैं। जैसे ये अमीबा है, दिस इज़ पेरेंट अमीबा, ये इसका न्यूक्लियस है, ये पेरेंट सेल है, पेरेंट अमीबा है। अमीबा रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, है ना, ये हम सबको पता है। अमीबा कौन सा रिप्रोडक्शन करता है? बाइनरी फिजन। सो पहले तो अमीबा ग्रोथ करता है, कोई भी डिवाइड करने से पहले ग्रो करते हैं, तो ग्रो करेगा तो इसका साइज़ बढ़ जाएगा। ये अभी भी पेरेंट अमीबा ही है, बस इसने क्या करा है? ग्रोथ। ग्रोथ करने के बाद फाइनली क्या हो जाता है? ये डिवाइड हो जाता है इनटू 2 डॉटर सेल्स,
सो दीज आर डॉटर अमीबा। तो पेरेंट अमीबा का जो पूरा कंटेंट है, द एंटायर कंटेंट ऑफ पेरेंट अमीबा गेट डिस्ट्रीब्यूट और गेट डिवाइडेड इनटू डॉटर अमीबा। ठीक है, क्या किया यहाँ पे? डिवीजन। पेरेंट अमीबा ने डिवीजन किया और क्या बना दिया? डॉटर अमीबा। क्या पेरेंट अमीबा में कोई ऐसा पार्ट बचा है जिसकी अब डेथ करी जाए, जिसको अभी ब्रेक करा जाए, डैमेज करा जाए, डिटीरियोरेशन हो? नो। जितना भी पेरेंट के पास पार्ट था, एंटायर पेरेंट ने दोनों डॉटर सेल्स को दे दिया। वो पेरेंट के पास जितना भी कंटेंट था उसने सारा दोनों डॉटर सेल्स को बांट दिया। नथिंग इज लेफ्ट। पेरेंट अमीबा के पास नथिंग इज लेफ्ट। एंटायर कंटेंट उसने अपना किसको दे दिया? डॉटर अमीबास को। नथिंग इज लेफ्ट, और आप बोल सकते हो नो पार्ट इज लेफ्ट। कुछ बचा ही नहीं है। नो पार्ट इज लेफ्ट फॉर सेनेसेंस, जिसकी सेनेसेंस करी जाए, जिसको ब्रेक करा जाए, जिसकी एजिंग हो, जिसकी डेथ हो। ठीक है, इसी वजह से ये जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये किस तरह के होते हैं बेटा? दे आर इमोर्टल। ठीक है, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है। एंटायर पार्ट, जितना भी पार्ट था वो दोनों डॉटर सेल्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, तो ये है आज का लेक्चर। इस लेक्चर में हमने लाइफ स्पैन को डिस्कस किया है, उसके बाद हमने उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स डिस्कस करे हैं, देन हमने देखा है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की लाइफ स्पैन जो एनसीईआरटी में दे रखी है, और साथ ही साथ हमने डिस्कस किया है कि जो फेजेस हैं वो लाइफ स्पैन में कौन कौन से होते हैं। ठीक है, सो ये अपना लेक्चर नंबर 1 है। लेक्चर नंबर 2 में हम लोग रिप्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। रिप्रोडक्शन के टाइप्स, उसके मोड्स, बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती है रिप्रोडक्शन की। ठीक है, वो सारी चीज़ें स्टार्ट करेंगे। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप अभी से नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी लेक्चर आए आपको पता चल जाए। रेगुलर बेसिस पे आप लोगों को लेक्चर मिलने वाले हैं बेटा, तो बिल्कुल भी आप ये मत करिए कि एक लेक्चर देख लिया दूसरा नहीं देखा, उससे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं हो पाएगी। ठीक है, सो मैं कम्युनिटी पोस्ट भी डालती रहती हूँ, उसमें भी आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे कि वीडियो कब आ रही है, कब नहीं आ रही है, तो आप वहाँ पे भी थोड़ा सा एक्टिव रहा करो। और मैं कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चंस भी डालती हूँ रेगुलरली, उसको भी आप लोग अटेम्प्ट किया करो। फिर हम क्या करेंगे, एक बार जब काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे तो उनकी एक वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी जिसमें हम उन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।